एक्सेलशियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त जो है बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस तरह से बयान दिया था और उसके बाद यहां पर जो है उसकी रिएक्शन देखने को मिल रही है, वो मुद्दा गरमाया हुआ है। न केवल भारत में बल्कि अगर हम गोल्फ कंट्रीज की बात करें, वहां पर भी जो है रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि मेरे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी तरुण जी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं तरुण जी से। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तनुज जी, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता का बयान आया और उसके बाद चारों तरफ से इसकी रिएक्शन जो है हमें देखने को मिली, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा एक धर्म समुदाय के विशेष के प्रति जो बयान आया, उसकी कड़ी प्रतिक्रिया खाड़ी के मुल्कों में हुई है, गल्फ़ कंट्रीज़ में हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसको लेकर हमें सोचना भी चाहिए कि इसको इसको एक पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि आखिर इतना कड़ा रवैया गल्फ़ कंट्री से क्यों आया। क्योंकि भारत और गल्फ़ के जो रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं, आज के नहीं हैं, ये सदियों सदियों के पुराने हैं। हमारे दर्शकों को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा, इस्लाम जो भारत में आया, हिंदुस्तान में जो आया, वो गल्फ़ अरब नेशन से जो आया, 7th सेंचुरी में सबसे पहले आया। और बाकी जो आया फिर नॉर्दर्न इंडिया में जो आया, इस्लाम जो आया, जिसका काफ़ी विस्तार हुआ, वो थ्रू इन्वेडर्स जो आए, हम उसका जिक्र ज़्यादा करते हैं। मुगल्स आए, मंगोल्स जो आए आए थे, उनके कारण भी आया, इस्लाम आया। पर जो पहले जो आया था, ट्रेडिंग टाइज, जो रिश्ते जो हमारे थे गल्फ़ कंट्री से, तो इसके हमारे उनके कल्चरल टाइज भी बने, इस्टेब्लिश हुए, ट्रेडिंग टाइज भी थी हमारी उन मुल्कों के साथ, और फिर हमारी रिलीजियस टाइज भी हमारी उस मुल्कों के साथ बनी। इसलिए तो हमारे संबंध उनके साथ बहुत गहरे संबंध हैं। गहरे संबंध हैं और काफी महत्वपूर्ण भी है। तो क्या लगता है कि अब संबंधों में क्या खटास आ रही है या किस तरह के रिश्ते जो है अब नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारे संबंध, हम अपने थोड़ी संबंधों का भी जो हमारे हमारे रिश्ते जो हैं खाड़ी के मुल्कों के साथ, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, उसका थोड़ा विस्तार हमारे ये समझना ज़रूरी है कि आगे खाड़ी के जो मुल्क जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, कि इनकी वैल्यू की है हमारे हिंदुस्तान की तरफ। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इस्लाम जो था वो गल्फ़ से आया। दूसरी बात, अगर आपने आपको एक बात बताऊं मैं अपने दर्शकों को, 47 के बाद जब हमारे मुल्क का जब बंटवारा हुआ, तो इनिशियली जो था हिंदुस्तान का और गल्फ़ का जो रिलेशंस थे, वो इतने कॉर्डियल रिलेशंस नहीं थे। ज़ाहिर सी बात है, मुस्लिम ममालिक थे, पाकिस्तान भी मुस्लिम ममालिक था, कश्मीर का एक मुद्दा था, तो गल्फ़ जो कंट्रीज़ थी वो उनका रुझान जो था, उनकी टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान थी। पर भारत ने इस बात की परवाह ना करते हुए फिर भी इन रिलेशंस को फॉस्टर किया, नर्चर किया। इसकी बात, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से भी दूँ। 56 में जो थे पंडित, जब इजिप्ट पे अटैक किया इसराइल, इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने, तो भारत ने साथ दिया इजिप्ट का। दूसरी आपको एक बात बताऊं तो टिल 66 तक वहाँ के जो ममालिक थे गल्फ़ कंट्रीज़ में, वहाँ पे हिंदुस्तानी रुपया एज ए करेंसी चलता था। ओमान में टिल 70s तक वहाँ पे हिंदुस्तान रुपया जो था वो करेंसी था। 66 में जब इंडियन रुपीज़ की डिवैल्यूएशन हुई, तो फिर उन्होंने अपनी करेंसी लाई। तीसरी बात आपको एक बताना चाहता हूँ, अभी भी मैं कुछ वहाँ के जो ममालिक हैं वहाँ का मैंने दौरा किया है, आपने भी गए होंगे, तो वो हिंदुस्तान के लोगों को अल हिंद कहते हैं, हिंदी कहते हैं। इस हिंदुस्तान बड़े सगीर को पूरा अल हिंद कहते हैं, और वो हमारे हमारे हिंदुस्तान को एक बड़ी हाई पेडिस्टल पे देखते हैं, एक बड़ी अच्छी नज़र से देखते हैं। फिर इस मतलब थोड़ी सी बात एक बताना चाहता हूँ कि जब 55 में जब पंडित नेहरू जो थे, हमारे उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे हिंदुस्तान के, जब उन्होंने सऊदी अरेबिया का दौरा किया, तो इट वाज कंसिडर्ड अ वेरी सक्सेसफुल विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेहरू टू सऊदी अरेबिया। तो इसको लेकर पाकिस्तान में एक बड़ा, एक जाहिर सी बात है कि रिएक्शन आई कि ये ममालिक कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और पंडित नेहरू को इतनी आपने इस्तकबाल किया, इतनी सक्सेसफुल रही। तो वहाँ का एक बड़ा मशहूर अखबार है वहाँ का, पाकिस्तान में का डॉन, तो वहाँ में एक मिसरा लिखा रईस अमरोही ने। तो उस मिसरे को मैं पढ़ना चाहूँगा कि ताकि लोगों को पता लगे कि क्या था। डॉन में जब रईस अमरोही ने लिखा, जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, जप रहे हैं माला एक हिंदू की अरब, ब्राह्मण ज़ादे में शान दिलबरी ऐसी तो है, ब्राह्मण ज़ादे में शान दिलबरी ऐसी तो हो,
हिकमत पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, हिकमत पंडित जवाहरलाल नेहरू की कसम, मर मिटे इस्लाम जिस पर काफिरी ऐसी तो हो। तो ये बताइए कि मतलब एक जिसको हम हिंदुओं को अगर वो काफिर कहते हैं, उनका जिसके ऊपर इस्लाम ही मर मिटा, तो उसकी तरह कहीं ना कहीं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये पस मंज़र था हिंदुस्तान और जो खाड़ी के मुल्क हैं उसके लिए। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि सदियों से जो है भारत जो है रिलेशनशिप जो है डेवलप करता आया, और अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कई चीज़ों पर हम निर्भर भी हैं। तो इन चीज़ों पर भी असर पड़ सकता है जो आज के मौजूदा हालात हैं। देखिए, जो हमारे जो पर्शियन गल्फ़ की हैं उसके अंदर 10 ममालिक हैं। फिर उसके बाद जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो बनी है उसमें 6 ममालिक हैं, जिसमें ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। इन्होंने 1981 में अपने जीसीसी जिसको हैं वो बनाई है। हमारी जो 70 इंडिया हिंदुस्तान जो है वो हमारा 70% जो हमारा पेट्रोलियम जो है, जो नीड्स हैं हमारी, वो इंपोर्ट करता है बाकी। उसमें से 60% ऑफ आवर नीड्स जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, वो इन्हीं ममालिक पर्शियन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो पर्शियन गल्फ़ है वहाँ से आती है। 40% जो हिंदुस्तान की नेचुरल गैस की जो ज़रूरियात है वो कतर से आती हैं। इसके अलावा जो हमारी ऑयल की जो ज़रूरियात हैं वो गल्फ़ नेशन से आती है, और उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इवन कि हमारे ईरान और इराक से, ईरान पे जब आफ्टर द यूएस सैंक्शंस हमारी जो इंपोर्ट है वो कम हो गई, ईरान ने हमारी काफ़ी मदद की है, या हमारी डिपेंडेंस थी मदद की, या हमारी कुछ डिपेंडेंस थी उनके ऊपर, या उनकी हमारी डिपेंडेंस थी। तो हमारी जो एनर्जी जो नीड्स हैं, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द गल्फ कंट्रीज फॉर एनर्जी नीड्स। तो वी कांट अफोर्ड टू हैव ए स्ट्रेन्ड रिलेशंस with these countries as far as our energy requirements are concerned. And once anything which hits our energy requirements, our economy automatically gets hit by that. So we have to take into account that factor also. जैसे कि अब आपने भी इशारा किया कि गल्फ कंट्रीज़ जो हैं हम कहीं ना कहीं उन पर निर्भर हैं, और वो भी हमारे साथ रिश्ता जो है कायम रखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से एपिसोड्स यहाँ पर चल रही हैं, रिएक्शंस देखने को हमें मिल रही हैं, ना केवल जम्मू कश्मीर में, भारत में, बल्कि अगर विदेशों की भी बात करें, गल्फ कंट्रीज़ की भी बात करें, वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रही हैं। तो इन रिएक्शंस का आने वाले दिनों में खासकर क्या और अधिक प्रभाव पड़ सकता है, और इसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? रितेश जी, ये देखिए कि हमारी डिपेंडेंस, आपने कहा कि बड़ी एक रिएक्शन है। रिएक्शन इज़ ए सिंबॉलिक, एक सिग्नल होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं वो सही तरीके पे नहीं चल रही हैं, और अगर उन चीज़ों पर काबू नहीं पाया गया तो वो जो रिश्ते हैं वो जब गड़बड़ाहट ज़्यादा बन जाती है तो वो स्ट्रेंड होने लगते हैं। जब स्ट्रेंड होने लगते हैं फिर टूटने की कगार पे भी आ सकते हैं। इस चीज़ को हालांकि अभी तक वैसी कोई बात नहीं है, पर हमें जहन में ज़रूर रखनी चाहिए ये बात है, क्योंकि जैसे हम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री खुद का अपना बयान है, हमारे वज़ीर आज़म जो मरकज़ नरेंद्र मोदी जो है, उनका खुद का 2019 का बयान है कि कुछ लोगों को ये ज़रूर ताज्जुब होगा कि मुस्लिम ममालिक और गल्फ़ कंट्रीज़ के रिश्ते भारत के साथ इतने मजबूत और इतने अच्छे क्यों हैं। कुछ ना कुछ तो वजूहात होंगी। इट मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, जो भी मरकज़ में सरकार रही, उसने इस रिश्तों को बनाने में काफ़ी पेशकदमी की, भूमिका निभाई, और उसका असर भी दिख रहा है। उसका अगर असर आप देखें तो सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया वो हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। $72 बिलियन का हमारा ट्रेड होता है एनुअली, जिसमें जाहिर सी बात है इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्योंकि जो रेशियो है वो ज़्यादा है। बट इवन देन $72 बिलियन यूएस के साथ है हमारी $1.19 ट्रिलियन, चाइना के साथ $1.15 ट्रिलियन हमारा ट्रेड है एनुअली, और सऊदी अरेबिया के साथ 72 बिलियन। अबाउट 8 मिलियन जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे गल्फ नेशंस में रहते हैं, 80 लाख के करीब लोग वहाँ। कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली अगर हम देखा जाए तो उसका बेनिफिट इंडिया को ही इनडायरेक्टली मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। $75 बिलियन रेमिटेंस जो आती है वहाँ से, जो लोग पैसा कमाते हैं, एनआरआईज रहते हैं, वो हिंदुस्तान को पैसा भेजते हैं, दैट इज़ $35 बिलियन। और वो जो हमारी ट्रेड का जो बिल जो आता है उसका एक 1/3 जो बिल है वो इन रेमिटेंस से पूरा हो जाता है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए। और उसके बाद एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ,
सपोज़ मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट करण जी हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका परिवार 6-7 कुंभों का एक परिवार, कुंभा 6-7 फर्द का एक कुंभा होगा, वो सारे डिपेंडेंट करण करण के ऊपर है, क्योंकि वहाँ से पैसा कमा के मिल रहा है। वो पैसा ना के हिंदुस्तान की सरकार रहा है। बाकी जिस जगह पे मेरा या आपका या करण का जो परिवार है, लोकल इकोनॉमी चलती है, तो अगर हम 8 मिलियन को अगर हम ज़र्ब करें 4 के साथ तो कितना बन गया? 32 मिलियन जो है वह 320 मिलियंस इंडियंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रेमिटेंस फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। तो हमें इसको सारी बातों का मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए कि हाउ हैवीली वी आर डिपेंडेंट वहाँ पे। इसीलिए जो है रिलेशनशिप जिस तरह से हमारे स्ट्रांग है, और भारतीय सरकार की बात करें तो वो भी रिलेशनशिप जो है मेंटेन रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने इमीडिएट जो है प्रवक्ता को निलंबित भी कर दिया था। लेकिन यहाँ की बात करें, आवाज़ जो है अभी भी गूंज रही है और लोग जो है उनके गुस्से का इजहार करते हुए कई बार हमें प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये अब रुक नहीं रहा है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, गुस्से को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, अब जो बात हो गई है उसको अब एक गलती हो जाती है, गलती को सुधारना होता है। 2 चीज़ें हो जाती है, आपने गलती जानबूझकर की या आपसे इनएडवर्टेंटली आपसे गलती हो गई, एक बात समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमें ये समझना है कि क्या आपने उस गलती को सुधारना चाहते हैं या गलती का एक मौजू जो लेकर, या आपने जानबूझ को किया उसका एक मौजू लेकर उसका बवाल बनाना चाहते हैं। इसमें 2 पहलुओं के हमें नज़र रहनी चाहिए। अगर अब कुछ लोग प्रो हो रहे हैं, कुछ एंटी हो रहे हैं, अब इन सब का देखिए, हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, इट इज़ कमिंग अप टू बी सुपर पावर। हिंदुस्तान का एक पूरी दुनिया में एक मुकाम है, उसको बहुत बड़ी नज़रों से उसको देखा जाता है। जब व्हेन यू आर ए सुपर पावर, कमिंग टू बी सुपर पावर, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ममालिक हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, यूएस की हो गई, यूरोप की हो, जो मल्टीनेशनल्स हैं, दे आर नॉट ओनली आइंग फॉर इट, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया ऑल्सो। तो हिंदुस्तान में अगर कुछ भी बात होगी उसको बड़ा बारीकी से देखा जाएगा, उसका रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा। और हमारे एडवर्सरीज जो हैं, हमारा पड़ोस का मुल्क देख लीजिए, वो एडवर्सरी इसकी ताक में रहता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से कोई गलती हो, वो इसको लेकर इसको इशू को स्पिन करे, इसको इतना स्पिन करे कि एक हवा बन जाए कि हिंदुस्तान में जो है एक जो फ़िरका जो है उसकी जो आइडेंटिटी है दैट इज़ इन क्राइसिस। इसीलिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसीलिए अगर आपने देखा होगा, इंडिया ने जब गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ जो इनकी जो रिएक्शन जो है, गल्फ़ कंट्रीज कतर की तरफ से, जब हमारे जो उप प्रधान वाइस प्रेसिडेंट व्हेन ही वाज इन कतर, तो तब ये सारा एपिसोड हुआ, तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे दिया कि ये जो बातें जिन्होंने की हैं, दे आर द फ्रिंज एलिमेंट्स। आई डोंट नो हाउ दे आर द फ्रिंज एलिमेंट्स, दो शी वाज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग पार्टी। ये बयान ज़रूर आया, बाकी उन्होंने इंडिविजुअल बयान दिए, पर जब OIC से जब बयान आया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, जो 57 कंट्रीज़ का एक जो अपना उन्होंने ग्रुप जो बनाया, उसका भारत ने, हिंदुस्तान ने एक बड़ा तीखा जवाब दिया। वो इसी कारण जो मैं पहले बात कर रहा था, क्योंकि भारत को जो ऐसा लगता है, हिंदुस्तान को जो लगता है कि OIC में पाकिस्तान बड़ा प्री डोमिनेंट रोल प्ले करता है और वो प्री डोमिनेंट प्ले अगेंस्ट इंडिया करता है, इसलिए भारत ने उसका बड़ा, हिंदुस्तान ने बड़ा तल्ख उसका काउंटर रिएक्शन दिया। पर अब वही बात पाकिस्तान दोबारा OIC में ओवर प्ले करने की कोशिश करेगा। पर हमें तो ये भी तो सोचना चाहिए ना कि हमने एक मुद्दा दिया क्यों। तभी मैं कह रहा, कोई भी एक मुस्लिम, कोई भी एक बड़ी इकोनॉमी है, एक कमिंग सुपर पावर है, उसको उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिटिक्स, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये दोनों नॉट ओनली पैरेलल रहती हैं बल्कि एक दूसरे को ओवरलैप भी करती हैं। तरुण जी, आखिर में क्या सुझाव आप देना चाहते हैं? देखिए, सुझाव तो हम ये देने चाहिए, यही है मेरी, हमारा मतलब जो एक कॉमन सेंस जो प्रिवेल करती है, अगर इंडिया को इकोनॉमी के ऊपर कमी इकोनॉमी है और इकोनॉमी इन आइसोलेशन नहीं होती। आप कुछ भी कर ले, व्हेन यू आर ए इमर्जिंग इकोनॉमी, यू कांट प्ले इन एन आइसोलेशन, आपको वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंस रहती है।
और पूरी की दुनिया की एक अपनी सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल सेंसिबिलिटीज़ होती हैं, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ होती हैं एंड इकोनॉमिक सेंसिबिलिटीज़ होती है। आप यही देख लीजिए, रशिया वाज आल्सो इमर्जिंग एज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बट लुक वेयर इट हैज़ लैंडेड इटसेल्फ अप आफ्टर द यूक्रेन इन्वेजन। उसकी इकोनॉमी को कितना ज़र्ब लगा, क्योंकि एक उसने ऐसा कदम उठा लिया। हालांकि अभी जो वहाँ का जो लड़ाई जो चल रही है वो कैसे प्ले आउट होगी और भी दूर की बात है, पर इकोनॉमी तो उसकी डैमेज हो रही है ना। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसकी एनर्जी नीड्स एक खित्ते के ऊपर है, हिंदुस्तान जैसा मुल्क जहाँ से 8 मिलियन लोग वहाँ पे डिपेंडेंट है, आप उनका भी तो सोचना है। और दूसरा, आप कोई गलती से या गाहे बगाहे या डेलिबरेटली कोई ऐसा बयान नहीं दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस फ़िरके के मुतल्लिक आप बात कर रहे हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द पॉपुलेशन, और वो फ़िरका पूरी दुनिया में है। और ऊपर से देखिए यूरोप इन मुद्दों को लेकर इट इज़, हालांकि यूरोप ने जो इस्लामिक वर्ल्ड में पार्ट प्ले किया है वो अलग डिबेट है, हम उसके नहीं जाते, बट यूरोप और जिस तरह से इंडिया इज़ कमिंग आउट विद ए वेरी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, हमारे जयशंकर का जो बयान देख लीजिए, हालांकि पिछले दिनों में आया है, तो इट विल बी ऑल्सो लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज़, बिकॉज वो कहेगी देखिए कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बातें हैं, इट्स प्लूरल इज़ आर प्लूरल सोसाइटी एंड आर सेकुलर सोसाइटी जो सदियों से है, उसको कहीं ज़र्ब ना लगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ज़र्ब लगी तो हम ये मौका देंगे जो हमारे हरीफ हैं, जो हमारे कंपेटिटर हैं, और जो जिनको पसंद नहीं आता हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क बने, तो उनको ये मौका हमें नहीं देना चाहिए। और हमारे दिस इज़ ऑल्सो इन आर सेल्फ इंटरेस्ट ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, शुक्रिया। जी हाँ, गल्फ कंट्रीज के साथ भारत के रिलेशन जो है काफी स्ट्रांग है, ना केवल आज से बल्कि सदियों से जो है काफी स्ट्रांग रहे हैं, और इस पर किसी भी तरह से खटास नहीं आनी चाहिए। जो इकोनॉमी को बूस्ट करता है, जो हमारी ग्रोथ को बूस्ट करता है, उस पर किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए, और ऐसी बयानबाजी से हमें परहेज करना चाहिए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।